when reaction passed through a classical carbocation, you know. And second point is when reaction passed through a non-classical, please try to understand, ये सब आप नहीं सुना होगा, ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, क्लासिकल नॉन क्लासिकल, ये दोनों। तो क्लासिकल कार्बोकटायन से एक बार गुजरना और एक नॉन क्लासिकल से, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहले की बात करें, ड्यू टू क्लासिकल कार्बोकटायन, ड्यू टू क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है। तो क्लासिकल कार्बोकटायन का मतलब क्या है? द कार्बोकटायन which can rearrange, rearrange यानी कि रीअरेंजमेंट किसमें हो सकता है, ठीक है। जो अभी मैंने किया, जो प्रीवियसली मैंने किया, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। जैसे अभी जो हमने किया था ना, अभी जो कार्बोकटायन लाइक इस तरह का कि सी डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ हमने एन यू और ई अगर हमने लिया है, और व्हाट आई सेड कि इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अटैक इस पर हो जाएगा, तो ये अटैक होने से कार्बोकटायन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये ई यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ओपन है, और ये आपका कार्बोकटायन बनाया, am I right? This is the carbocation, classical carbocation. It may rearrange, ठीक है, this carbocation intermediate, ठीक, it may rearrange, ये अपने आप में rearrange भी हो सकते हैं, am I right? And similarly न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो what is this? अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये सारी चीजें की आपके सामने, मैं कहीं भी रखूं, उधर या इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट वरी कि ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे क्यों नहीं रखा, अभी कुछ ऐसा है नहीं। मेरे कहने का मतलब कि एक ऐसा कार्बोकटायन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कार्बोकटायन जिसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप भी सोचेंगे कि सर ये तो जानते ही, हम क्या नहीं जानते हैं आप, जिसकी वजह से ये मुझे क्लासिफिकेशन करना पड़ा है। आइए उसकी बात करें, सेकेंड पेज पे करता हूँ, पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज नॉन क्लासिकल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट को और डिटेल करना पड़ा। नॉन क्लासिकल कार्बन, ठीक है। And now the question is, what do you mean by non-classical? Again, I am taking the same example, ठीक है। And again, reagent is NuE, यानी कि एक प्लस पार्ट, एक माइनस, but this time is a very big difference. And what is that? Now this time this electrophile has a lone pair, you know, and अब ये अगर इस पर अटैक करता है, तो अटैक करने से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोफाइल आपका ये बनेगा, एंड यहाँ पे कार्बोकटायन का एक्सपेक्टेशन है। जैसे ये कार्बोकटायन का एक्सपेक्टेशन होगा, यानी कि कार्बोकटायन बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अपने लोन पेयर के साथ ही इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक करके दरअसल ये इसको ऐसा बना देगा, ठीक है। यानी कि ये ई दोनों के बीच में कनेक्ट, ठीक है, और ये ऐसा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर प्लस। मेरे कहने का मतलब है कि दिस कार्बोकटायन डजंट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं होता, डज नॉट फॉर्म। मैंने आपको समझाने के लिए वो लिखा है वहां पे, डज नॉट फॉर्म। तो असल में इसके बाद सीधे ये दिखता है। तो
इंटरनली क्या हुआ कि जैसे ये टूटा, जैसे प्रीवियस हमारा तजुर्बा क्या था कि ये टूटा, ये कार्बोकेटाइन बना, ये जब बना तो ये बना रहा, फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं था। लेकिन जब इसके पास लोन पेयर है तो ये सीधे उसके ऊपर जो बगल में कार्बोकेटाइन है अटैक करता है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन पूरी तरह से बनने नहीं देता है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे बनेगा, तो जैसे जैसे ये कार्बोकेटाइन डेवलप अंदर अंदर हो रहा वैसे वैसे ये अपने लोन पेयर से इधर अटैक भी कर रहा होगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन एग्जैक्टली आता ही नहीं है कि ये पूरी तरह से कार्बोकेटाइन बन जाए और तब ये अपने लोन पेयर से अटैक करे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ऐसा नहीं होता। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था, लेकिन रियल में इसके बाद सीधे ये दिखेगा, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसको मैंने बीच में बनाया आपको ये समझाने के लिए कि हुआ क्या है, कि जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और इसका जो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल लिया गया है जो खुद लोन पेयर कंटेनिंग है, तो अपने लोन पेयर से अटैक करता है। लेकिन ये इंतजार नहीं करता, ये साइमल्टेनियसली जैसे जैसे ये कार्बोकेटाइन एक साइड में बनता गया वैसे वैसे ये इलेक्ट्रोफाइल भी एक दूसरे साइड से अटैक करता गया, और इसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोकेटाइन एक्सपेक्टेड था तभी तो ये अटैक किया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल, आई एम सॉरी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल? क्योंकि ये हुआ एक कार्बोकेटाइनिक नेचर की वजह से, बट दिस कार्बोकेटाइन इज बॉन्डेड कार्बोकेटाइन और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखा कितनी बड़ी बात है। जो कार्बोकेटाइन क्लासिकल था उसकी सबसे बड़ी खासियत, उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि दैट कार्बोकेटाइन कैन बी रीअरेंज, दैट कार्बोकेटाइन इज ए कंप्लीट कार्बोकेटाइन, ठीक है, एंड इट कैन बी रीअरेंज, बट इन दिस केस expected carbocation may be, but this carbocation cannot rearrange because ये cyclic में involved हो चुका है, ठीक। अब सवाल है कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये चीज हो गया? तो सिंपल सी बात है, जिस इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं आप उस इलेक्ट्रोफाइल को चेक कीजिए, क्या उस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? या यस अगर आंसर है तो आप समझ जाइए कि वो नॉन क्लासिकल के थ्रू वो जाने वाला है, उसमें कोई अरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा। अब अगला स्टेप देखो क्या। अब ये सब हो गया, ये सब होने के बाद अभी भी न्यूक्लियोफाइल तो सिस्टम में है ना अपना। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आराम से इन दोनों में से किसी पर भी अटैक करेगा। वो ये देख लेगा कि कहां पर क्राउड कम है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि अभी तो मैंने ये दोनों बॉन्ड ओपन रखा ना, मे बी कि यहाँ मैं R1 R2 रखूं या HH रखूं, तो R1 R2 की तरफ नहीं जाके HH की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा लेस क्राउड की तरफ होता है, तो अपनी तरफ से फिलहाल मैंने मान लिया कि ये इधर अटैक करेगा तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। हो गया खत्म, ठीक है। ये देखो, ये E और ये K। इसमें एक खास बात सुन लो कि ये जब भी अटैक करेगा तो रिंग के अपोजिट से अटैक करेगा, सेम साइड से कभी नहीं करेगा। तो इसलिए NU और E हमेशा एंटी में, कैसे होगा बेटा? हमेशा एंटी में, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको क्लासिकल और नॉन क्लासिकल या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ में आया? है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब हम लोग इस पर रिएक्शंस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, ये आपका एडिशन का फंडा हो गया। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, फ्री रेडिकल कहीं पर अगर चाहेगा तो मैं कहता हूं कि फ्री रेडिकल में क्या होगा, कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्री रेडिकल बन के आएगा, बस इतना ही है। तो मैकेनिज्म उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो मैं वैसे रिएक्शन को लेके चलूंगा जो फ्री रेडिकल वाला भी हो और जो कार्बोकटाइन यानी कि कटायन इलेक्ट्रोफाइल जो बन के आ रहा हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके रिएक्शंस में चलें। तो रिएक्शंस में हम लोग बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने शुरू किया था। तो रिएक्शंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ रिएक्शन नंबर कितना, दूसरा तीसरा क्या है? एडिशन रिएक्शन के अंदर लिखो एडिशन ऑफ HX,
एडिशन ऑफ HX बहुत मशहूर रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कुछ, ठीक है। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX क्या कहता है कि अगर हमने कोई रिएक्शन लिया जैसे लाइक CH डबल बॉन्ड, अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला, एंड CH और HX हमने लिया, ठीक है, HX का एडिशन कराया, तो HX के एडिशन से हमें क्या मिलने वाला है, H और X उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा, यही होगा ना, है ना, एक जगह H चला जाएगा, एक जगह X चला जाएगा। तो पहली बात यह है कि HX में ये दो पार्ट में टूट जाता है, H प्लस और X माइनस, एडिशन रिएक्शन है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें जो जैसे E प्लस और Nu माइनस था वैसे, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या उसके पास कोई लोन पेयर है या नहीं? नो सर। नहीं है ना, क्या उसके पास कोई लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि किस मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल? नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल, राइट। तो पहली बात कि अगर हम विथ मैकेनिज्म दिखाएं तो हम ये दिखा सकते हैं कि भाई ये जो है ये H प्लस इसके ऊपर अटैक कर देगा, जब अटैक करेगा तो यहाँ एक कार्बोकैटायन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा बोलो, बनेगा ना। तो बनेगा तो किस साइड में कार्बोकैटायन बनेगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, यानी कि ये H कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ की यहाँ, कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? तो जाहिर सी बात है जहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता दिखेगा वहीं पे बनेगा, तो एकदम सिंपल, सो सिंपल, कार्बोकैटायन यहाँ, और वो जो H आया है वो यहाँ आके मर्ज हो गया। बोलो, समझ में आई बात? अरे बोलो, सर है ना। अच्छा ये R है इधर, तो आई डोंट नो कि R है तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, बट हो सकता था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और इट मे रीअरेंज, इट मे रीअरेंज, एम आई राइट? नाउ न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हम लोग किसको ले रहे हैं, X माइनस, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये X माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और X माइनस आने के बाद यहाँ हमें प्रोडक्ट, तो ये क्लासिकल इंटरमीडिएट से ये बना, ये X हो गया और यहाँ CS। तो फाइनली फ्रॉम वन लाइन रिएक्शन इसमें HX का एडिशन ऐसे हो। तो अगर आप वन लाइन रिएक्शन में इस चीज को देखें तो वन लाइन में आपको क्या दिखा कि CH डबल बॉन्ड CH2 और HX जो आपने लिया उसमें X उस कार्बन पर जाके जुड़ गया जो मोर सब्स्टिट्यूटेड था, दैट मींस कि ये कार्बन जिसके पास H कम और अल्काइल विद द मोर सब्स्टिट्यूटेड, X is a negative part of the reagent, and if negative part of the reagent attached at the more substituted position, then this way of addition is called Markov-Nikov rules. Markov-Nikov addition rule इसी का नाम है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसका मैकेनिज्म ये होता है। मार्कोव-निकोव साहब ने हमें बहुत पहले बताया कि जब अल्कीन और अल्काइन पर एडिशन का काम हम करेंगे तो जो ऐड होने वाला है उसका दो तरह का रिएजेंट होगा, एक कटायन एक अनायन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एक निगेटिव पार्ट है एक पॉजिटिव पार्ट। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि निगेटिव पार्ट हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर ऐड होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मोर सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग, मतलब उस कार्बन का हाइड्रोजन कम और वो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि दूसरे ग्रुप से ज्यादा जुड़े हुए। तो जैसे कि इस एग्जांपल में यू कैन सी दैट कि हियर दिस कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अल्काइल, one of its hydrogen, right? But in this carbon there is no substitution, it's all two hydrogens are present here, right? So इस वजह से this is position of carbon is called more substituted. And what Markov-Nikov rule said, he said कि negative part of the reagent will attach at the more substituted position of the double or triple bond. Main focus हम लोग double bond पे कर रहे, तो negative part
will attach at the more substituted carbon of the alkene, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके पीछे इसकी कहानी ये है, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है, ये मैकेनिज्म है इसका। व्हाई नेगेटिव पार्ट कम्स एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, बिकॉज ऑफ कि कार्बोकैटायन विल अपीयर एट दैट पोजीशन, है ना। तो कार्बोकैटायन प्रैक्टिकली वहां अपीयर होता है, दैट इज व्हाई इट कम्स हियर। जब मार्कोव-निकोव साहब ने हमें ये रूल दिया तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, ये बात की बात है। तो हम लोग अब ये जानते हैं तो हम इसके आगे भी जानते हैं। बाद में जब कार्बोकैटायन के बारे में पता चला तब उन्होंने मॉडर्न मार्कोव-निकोव रूल हमें दिया और फिर उन्होंने लिखा कि इट मे रीअरेंज, यानी कि उस चीज को फिर उन्होंने ये किया, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव साहब क्या कहते हैं इसके बारे में हम जरा लिख ले पहले एक लाइन। हालांकि बता तो दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार लिखना उनके बारे में जरूरी है। एक लाइन लिख देता हूँ, मार्कोव-निकोव, ताकि आपको भी पता चले कि अच्छा मार्कोव-निकोव टाइप की कोई चीज हमने पढ़ाई थी। मार्कोव-निकोव रूल, इन्होंने ये कहा नेगेटिव पार्ट of the reagent, negative part of the reagent will add at the more substituted position of the alkene, more substituted position of the alkene, चलो ठीक है, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा। तो ये इन्होंने कहा है, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। मार्कोव-निकोव रूल कई जगह पर हमको मिलेगा ये, ठीक है। और ये नेचुरली ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है, असिमेट्रिकल होगा तो दोनों में से कहीं भी आप ऐड कर दो, ये तो अपने आप में समझने वाली बात है। बट ये रूल काम नहीं करने लगा जब हमें कुछ ऐसे अल्कीन्स मिले, जब हमें कुछ ऐसा मिला कि CH3H and CH double bond and CH2. If suppose I am adding HCl, you know, then what to do? HCl का मतलब कि H plus and Cl minus, you know. If H plus and Cl, अब तो मैकेनिज्म बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, but according to that, in this case मुझे लिखना होगा, according to that, what is the expected answer? According to the rule, अगर हम मैकेनिज्म नहीं जानते थे जिस समय उन्होंने बताया था, उस समय मुझे नहीं पता था कि कार्बोकैटायन नाम की कोई चीज होगी, then what is my expected answer? So this is the answer, you know. क्या कहते हो? सिर्फ इतना में ही फैसला कर रहा है ना, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो इतना में आंसर होगा, ठीक है। बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, यू नो दैट। व्हाट इज द एक्चुअल आंसर फॉर दिस? HCl में से ये जो H प्लस है ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनके इसके ऊपर अटैक करता है, क्या ख्याल है? और जब ये अटैक करता है तो एक कार्बोकैटायन, यू नो, ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ये देखो, पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा, दिस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एंड नाउ दिस H विल गो एट दिस पोजीशन, पहले भी गया था। अब क्या है कि ये कार्बोकैटायन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट इन लेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और H शिफ्ट होने के बाद ये फास्ट स्टेप है, जो कार्बोकैटायन का रियल लोकेशन है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई शिफ्टिंग हो सकती थी तो वो होती, लेकिन अब कोई शिफ्टिंग उसमें नहीं दिख रहा।
तो अब Cl माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो नाउ दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो कोई नई बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, कार्बोकैटायन की दुनिया में हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे, हम लोग काफी एक्सपर्ट हैं इस मामले में, ठीक है। और दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस स्टेप इज अ रॉन्ग स्टेप, ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेप। क्या ख्याल है, हाँ कि ना, है ना। तो मार्कोव-निकोव ने सिर्फ इतना को सोच के बोला था, ये उनको नहीं पता था कि रीअरेंजमेंट वगैरह भी कुछ होगा, और डबल बॉन्ड का जो निगेटिव पार्ट है एडिशन का, वो यहाँ के बजाय कहीं और भी जा सकता है। नाउ फाइनली जब Cl यहाँ है, निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट यहाँ है, तो मार्कोव-निकोव रूल मतलब वो जो था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डाले, वो फंडा ही फेल हुआ। लेकिन ये अरेंजमेंट इस तरह से बताने वाले भी मार्कोव-निकोव साहब ही थे, इसलिए उनका इसको मार्कोव-निकोव मॉडर्न रूल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं बेटा, मार्कोव-निकोव मॉडर्न। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाला रूल भी बड़ी काम की चीज है, बहुत जगह पे आपको बचाता है, इसलिए याद तो आपको रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और बाकी ये सब तो आप खुद से भी जानते हैं कि रीअरेंजमेंट होगा यार, यहाँ नहीं वहां जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई हम ऐसे बड़ी बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए इसमें एक मखसूस चीज, खास बात आपको बताता हूँ इस HX के एडिशन में। ये HX का जो मामला है, HX जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडिशन ऑफ HX, तो HX में हम क्या क्या सोचते हैं। HX में हम सोचते हैं HCl, HBr और HI, नॉट HF। पहले मैं आपको ये सब क्लियर करूं। आप हमेशा से जानते हैं कि HF एक हमेशा से काफी ज्यादा मतलब डेंजर रिएक्शंस रहा है, काफी अग्रेसिव होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल जैसे इसको हम लोग करा रहे हैं, उसको हम लोग इसमें नहीं लेते, उसके लिए हमको अलग से कुछ रिएजेंट वगैरह रखना पड़ता है, जो है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो इन तीन को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी HX कंसीडर किया जा रहा है वो ये इन तीनों के बारे में, तो ये पहले आपको क्लियर करना था मुझे, ठीक है, तो मैंने किया। अब दूसरी एक चीज खास बात आप देख लीजिए, एडिशन ऑफ HBr, इसी में मैं दूसरा पॉइंट आपको कर रहा हूँ, इसी में मैं कर देता हूँ, अलग से नहीं करूंगा, ये बड़ा रिएक्शन है, कोई बात नहीं। अभी मैं बात करने वाला हूँ एडिशन ऑफ HBr। आप बोलेंगे सर उधर HBr तो हो ही गया, क्या है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ, इन NCERT में दिया बेटा, पढ़ा होगा आपने, स्कूल गए हो गए अगर होंगे तो पढ़ा होगा, लेकिन मुझे मालूम है आप 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, यही है कमाल की बात। सिर्फ HBr की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ HBr की, नॉट HCl, नॉट HI, नॉट HF। HF तो खैर वैसे भी नहीं। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन, आइए पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। होता क्या है कि अगर हमने कोई ऐसा रिएजेंट लिया, लाइक जैसे शुरू में लिया था RCH डबल बॉन्ड CH, और इसका ट्रीटमेंट अगर हमने HBr से करा, किसके प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, कोई भी पेरोक्साइड लेंगे H2O2 के प्रेजेंस में, तो हमें मार्कोव-निकोव के एडिशन के मुताबिक क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आपका क्या कहना बताइए। नेगेटिव पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दिस विल कम हियर एंड H विल कम हियर, बट इसका अपोजिट होता है, ये हो जाता है H, यू नो, Br यहाँ। इसका मतलब है कि ये एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है, एंटी MKV या MKV शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं एडिशन। मार्कोव साहब ये कहते थे कि नेगेटिव पार्ट विल कम एट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन
लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो गया, तो इसका मतलब कि एंटी मार्कोव निकोव एडिशन हुआ, ठीक है। लेकिन ये कब, जब पेरोक्साइड लिया है। विदाउट पेरोक्साइड यही रिएक्शन मार्कोव निकोव में चला जाता है। देन व्हाट इज द रीजन, जिसका मैकेनिज्म देखेंगे। आइए इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। सीधे सीधे मैं लेके चल रहा हूँ, ज्यादा कुछ ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ रिएक्शन व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि जो HBr है, ये HBr, प्लीज लुक हियर, HBr इस मार्कोव निकोव में, यानी कि जो पेरोक्साइड हमने लिया है उस पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे ये टूट जाता है। और टूटता जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, आई होप कि आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि पेरोक्साइड एक फ्री रेडिकल जनरेशन का काम करता है। बट बाय द वे अभी मैं शॉर्टकट उसका लेके चल रहा हूँ। H2O2 के प्रेजेंस में ये भाई साहब टूट जाते हैं H फ्री रेडिकल में। ऐसे ऐसे आपसे और भी इसका मैकेनिज्म प्रोपोज्ड है, लेकिन ये शॉर्टकट वाला मैं आपको बता रहा हूँ। और ये फ्री रेडिकल Br, ये इनमें से कोई एक इसके साथ चला है। तो मान लो कि अगर ऐसा है, जब अगर ऐसा होता है तो जो अल्कीन सिस्टम में मौजूद है, दैट मीन्स के R CH डबल बॉन्ड CH2, तो इनमें से कौन ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल है, लेट मी नो, व्हाट डू यू से। इनमें से कौन ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल है, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, व्हाट डू यू से। बोलो भाई, Br फ्री रेडिकल इज मोर अनस्टेबल ना यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्री रेडिकल है, तो Br इज मोर अनस्टेबल। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही उसको डबल बॉन्ड का कहीं सहारा दिखेगा तो ये ज्यादा परेशान है, तो ये अटैक करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि इस बार पहला अटैक H से नहीं Br से। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये बॉन्ड तो टूटेगा बाबा, पाई बॉन्ड टूट गया, Br इनमें से कहीं आके बैठ गया, ठीक है। आप ये तय करो कि अगर Br यहां बैठेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल दिखेगा, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। Br अगर यहां बैठेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल दिखेगा, तो दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। आपको क्या लगता है कि ये पाई बॉन्ड किस तरफ अपने फ्री रेडिकल बनाएगा, बीच वाले पर या किनारे पर? कोई बोल दो भाई। किनारा। अगर किनारे पर बनाएगा तो Br यहां बैठेगा, यहां फ्री रेडिकल दिखेगा, दैट इज द 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर यहां बनेगा तो दिस इज द 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी कि व्हिच इज मोर स्टेबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल अकॉर्डिंग टू डिग्री और अल्फा H, व्हाट डू यू से। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो फिर 2 डिग्री पर फ्री रेडिकल बनेगा ना यार, यहां बनेगा ना फ्री रेडिकल, और Br यहां बैठेगा। हाँ कि ना बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ। ये पाई बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल कहां देगा, यहां देगा कि यहां, दैट इज द पॉइंट। तो सीधी सी बात है, अगर Br यहां जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहां दिखेगा, एंड दैट इज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ कि इसको इधर से भी अल्फा H मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। And if suppose Br will attach at this position, then free radical will generate here, and this is less stable free radical. So what could be? So this is the right जो मैंने लिखा है, बोलो सही है? यस सर। अब ये हो गया। अब लास्टली हमारे सामने जो H फ्री रेडिकल बचा है वो आ गया, ठीक है, काम खत्म। तो व्हाट इज दिस नाउ, CH2 and this is CH2 and Br, you know। तो आपने देखा कि this reaction is passed through a free radical mechanism, ठीक है, that is why it is giving anti Markov-Nikov addition। आपने देखा कि जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस एब्सेंस में जब यही एडिशन होता है तो वो मार्कोव-निकोव एडिशन के थ्रू होता है, और उसका रिएक्शन का इनिशिएशन H+ से होता है। अभी आपके सामने कैन सी इनिशिएशन किसने किया, H+। और अभी जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे जो रिएक्शन होता है उसका इनिशिएशन कौन कर रहा है, बोलो, निगेटिव पार्ट है। उसके मुताबिक
इसके मुताबिक तो निगेटिव ही पार्ट कहा जाएगा ना, भले वो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना हुआ, लेकिन ओवरऑल एचबीआर देख के अगर मैं आपसे कहूँ कि विच इज द पॉजिटिव पार्ट एंड विच इज द नेगेटिव पार्ट, देन व्हाट इज द आंसर? तो H is a positive, Br is a negative in general. So this reaction is initiated by the negative part in presence of peroxide, and in absence of peroxide, all the reaction is Markov-Nikov addition and it is initiated by H plus. I hope you remember. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट इसी का नाम है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट, प्लीज डू रिमेंबर। खराश इफेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ये दो चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एचबीआर पर ही काम करेगा, हैलोजन एसिड्स। In the case of halogen acids, it works on HBr only. It doesn't apply on HCl, even की HI also. और HF तो लिस्ट में वैसे ही नहीं था, उसको तो गोली मार दीजिए, एकदम साइड कीजिए। तो कुल मिलाकर पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट इज applicable for HBr only. And the same HBr in the absence of peroxide, it works according to the Markov-Nikov rule. खत्म कहानी। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको करेंगे। गिव प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1, HBr ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Cl HBr ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, HI HBr चलो बाबू जल्दी से करो तो।
हो जाएगा। वही है कार्बोकेटायन जहां पे है तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट था और क्या, इसीलिए तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट इतना में पढ़ाया था, काफी डिटेल पढ़ाया आपको, उसी को फॉलो करना है। अभी जो भी रिएक्शन अल्कीन्स में होने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आज 2-3 कॉन्सेप्ट आपको काफी जरूरी मैंने बता दिया। अगले रिएक्शंस में ओजोनोलिसिस वगैरह आएगा, एडिशन ऑफ H2 आएगा, तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। ठीक है, तो अभी टाइम आउट होने वाला है, तो आई गेस कि आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, आप इतना कीजिए। इस वीक में कमिंग वीक जो है कल से शुरू होगा, कल तो नहीं लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लेक्चर रिक्वेस्ट करूं कि दिया जाए, मुझे थोड़ा डिले हो रहा है, जो 4-5 लेक्चर एक वीक में भी रख के इसको खत्म कर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक बड़ा चैप्टर है तो डिटेल में जा रहा है, आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करके आप मुझे पोस्ट कर दें। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।